हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी? तो आज यहाँ पे करने वाले क्लास 10 का जो पढ़ने वाले हम लोग सिविक्स, जिसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाला सत्ता में साझेदारी, यानी कि पावर शेयरिंग। पावर का जो शेयरिंग होता है, सत्ता में साझेदारी, इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो मैं आपके लिए लाया हूँ। वीडियो को बहुत ही केयरफुली तरीके से समझिएगा। आप लोग जो बोलते हैं ना सर मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता है, आप ये वीडियो को ध्यान समझो और जो मैं समझा रहा हूँ और इसी तरीके से आप भी याद करने की कोशिश करो, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको याद हो जाएगा। और यहां पे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, एनसीईआरटी वाला सवाल लिया गया है, क्वेश्चन बैंक वाला सवाल लिया गया है और उसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, अपने भाषा में समझाने वाला हूं। तो स्वागत आप लोगों को अपने चैनल पे। मैं हूं अशफाक और शुरू करते हैं। राजनीतिक विज्ञान, इसका है चैप्टर नंबर फर्स्ट, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहली बार आया तो करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना। सबसे पहले सवाल तो यही बनता है कि सर सत्ता में साझेदारी होता क्या है, क्या होता है सत्ता में साझेदारी? देखिए, सत्ता में साझेदारी का अर्थ है सत्ता में बंटवारे या विभाजन, यानी कि जो पार्टी होता है ना, पार्टी सत्ता, उससे बंटवारा करना है, विभाजन करना है, इसका मेन अर्थ होता है। यह सरकारों और विभिन्न राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच हो सकता है, चाहे राजनीति के बीच हो सकता है, चाहे समाज के बीच बंटवारा हो सकता है। सत्ता में साझेदारी का साझेदारी है ना, यानी कि सत्ता में जो पार्टिसिपेट हो रहा है ना, जो पावर है, शेयरिंग, पावर का जो शेयर हो रहा, वो सत्ता में शेयर होना जरूरी है। तो अगर किसी एक ही व्यक्ति के पास सारा पावर होगा तो फिर वो सही हो नहीं पाएगा ना, वो चल नहीं पाएगा शासन। इसी के कारण लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। लोकतंत्र को जनता का शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो है सत्ता में साझेदारी होती है। हम कह सकते हैं कि जनता द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी कहते हैं। यानी कि जो जनता जो है सरकारी काम में चाहे तो डायरेक्ट काम ले रहा हो, चाहे तो डायरेक्ट हेल्प कर रहा हो, चाहे इनडायरेक्ट हेल्प कर रहा हो। अब देखिए, अगर सरकार ने एक पार्टी ने सरकार बना दी, अब वो पार्टी में जितने सारे लोग हैं तो क्या वो सारे लोग सिर्फ काम करते हैं? नहीं, बल्कि जनता भी उसको हेल्प करते काम करने में ना। कहीं बाढ़ आ गया तो ऐसा तो नहीं गांव वाले व्यक्ति या उस बाढ़ जहां बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है तो वो व्यक्ति हाथ बांध के बैठा तो नहीं रहेंगे ना, वो भी हेल्प करेंगे ना, वो भी घर से बाहर निकलेंगे, सामान को बाहर निकालेंगे। यानी कि जो नेता के जो लोग होंगे वो तो हेल्प करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जनता भी हेल्प करेंगे। तो ये पावर का शेयरिंग है तब तो हो रहा है ना। अगर सिर्फ पावर एक ही जगह है तो ऐसा हो नहीं पाएगा, है ना। इसलिए सत्ता में साझेदारी होना बहुत जरूरी है। या सरकारों, विभिन्न राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच हो सकता है, चाहे वो सरकार के बीच हो सकता है, चाहे वो राजनीति के बीच हो सकता है, चाहे तो समाज के अलग अलग जो है ना वर्गों के बीच भी ये काम हो सकता है। इसी को बोलते हैं सत्ता में साझेदारी, यानी कि पावर का शेयरिंग करना। मेरे पास एक पावर है, अगर पूरा पावर हम अगर कर ले तो बोलते हैं एक चना से बाहर नहीं फुटता। अगर पूरा पावर हम अपने पास रखें तो भाई नहीं चल पाएगा। जैसे मान लीजिए एक सेंट्रलाइज हमारे मान लीजिए भारत में क्या है, एक सेंट्रल चलता है, एक स्टेट चलता है। तो कुछ पावर सेंट्रल के पास होता है, कुछ पावर स्टेट के पास होता है। सारा पावर सेंट्रल ही रख लेगा तो फिर स्टेट कैसे काम चलेगा? इसलिए वो पावर इसको भी देता है ना। तो ये काम चाहे सरकार के बीच हो सकता है, चाहे राजनीतिक पार्टी के बीच हो सकता है, चाहे वो समाज के बीच हो सकता है। समझ गए अच्छे तरीके से? चलिए अब देखते हैं आगे, इसका आगे क्या बोलता है, आगे समझते हैं आगे क्या बोलता है जी। और इसका मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी कर दिया है। इंग्लिश वाले बच्चे जो चाहते हैं इंग्लिश के लिए तो वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। सत्ता में साझेदारी अगर होती है तो लोकतंत्र में क्या, इसका वैल्यू क्या है? देखिए, लोकतंत्र का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा निर्णय लेने का अधिकार। क्या बोला? लोकतंत्र का अर्थ क्या है कि जो नागरिक, जितना सारा नागरिक था, वो अपने प्रतिनिधि को जो निर्वाचित किया है, अपने मन से जो चुना है, किसी नेता को चुना है, तो उसके द्वारा निर्णय लेने का अधिकार है। तथा सत्ता देना, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि शासन में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए अलग अलग सामाजिक दलों को ने सत्ता को विभाजित करना। क्या बोला गया? तथा सत्ता देना, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि शासन में समान प्रतिनिधित्व, जो शासन हो रहा उसमें हर एक तो समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, है ना। उसके लिए अलग अलग सामाजिक दलों ने सत्ता को विभाजित करना, यानी कि अलग अलग सामाजिक दल है ना, उस सत्ता को क्या करना? बंटवारा करना। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। देखो, सत्ता की साझेदारी अगर नहीं हो पाएगा तो लोकतंत्र चल नहीं पाएगा। ये इसकी आत्मा है, ये प्राण है, ये जान है इसकी, जिसमें सांस्कृतिक तथा भाषा भेदभाव के बिना सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। बोलते ना कि उस जाति के भी लोग इस पार्टी में घुसेगा, उस जाति के लोग भी घुसेगा, इस धर्म के लोग भी जुटेगा। तो ये तभी तो
पावर का शेयरिंग हो पाएगा ना। अगर सिर्फ एक ही कास्ट के लोग या मान लेते कोई एक ही जात का लोग के पास पूरा पावर आ जाए तो फिर नहीं चल पाएगा देश। इसलिए सत्ता का साझेदारी होना, शेयरिंग होना जरूरी है कि देखते उस एरिया में नीचे दलित लोग हैं तो दलित लोगों वाला एक नेता आएगा और चुन करके, ठीक है ना। उस एरिया में मुस्लिम समाज लोग हैं तो मुस्लिम समाज का एक नेता आएगा। आप देखोगे राजनीतिक में देखिए कैसा होता है ना। उस समाज में अगर उस एरिया में हिंदू ज्यादा लोग हैं तो वहां से हिंदू नेता अगर वहां प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे, है ना। उस एरिया में अगर मांझी लोग ज्यादा है तो मांझी वाला नेता यहाँ पे चुने जाएंगे। तो वो क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो यही तो होने के कारण जो है लोकतंत्र को महत्व बनाती है। अगर ये नहीं हो पाएगा तो लोकतंत्र महत्व नहीं रह पाएगा ना। फिर बोले यार मेरा को मिल नहीं रहा, मेरा अधिकार नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे होगा। चलिए इंग्लिश यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं। जो सवाल मैं दिखा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया एग्जाम में सवाल, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं। देखिए वैसे राज्य जिसमें किसी भी धर्म को विशेष प्राथमिकता ना देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो, मतलब एक ऐसा राज्य, राज्य का मतलब देश समझो, धर्मनिरपेक्ष राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब देश के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। एक ऐसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दिया गया हो, किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं दिया गया हो, किसी भी धर्म को क्या बोलते हैं उसको प्रायोरिटी नहीं दिया गया, मतलब एक बोलते नहीं पहले ये है तब वो है, ऐसा किसी भी राज्य में अगर ऐसा किसी देश में ऐसा ना किया गया हो, सभी धर्म जितने भी धर्म के लोग हैं ना सभी को समान आदर किया गया हो, समान अधिकार दिया गया हो, तो बोलेंगे क्या, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य। जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हो उसको बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसे भारत हमारा क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आप इतना लिखेंगे काफी, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन काफी, इंग्लिश में नोट कर लेना। आगे बोलता है सांप्रदायिक की परिभाषा देखें। देखिए सांप्रदायिक जो वर्ड है ना वो धर्म किससे रिलेटेड रहता है, धर्म में बंटवारा हो जाना, सांप्रदायिकता फैल जाना। आपने सुना होगा सांप्रदायिक दंगा हो गया। तो सांप्रदायिक दंगा में क्या होता है, दो धर्मों या दो से अधिक धर्मों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाना, उसको बोलते हैं सांप्रदायिक दंगा। अब जानते सांप्रदायिक होता क्या, जब हम कहते हैं कि धर्म ही समाज का निर्माण करती है, जब हम अगर सोचते हैं ना ये धर्म समाज का निर्माण, ये हिंदू धर्म वाला समाज है, ये मुस्लिम धर्म वाला समाज है, तो अगर जब हम ऐसे सोचते हैं तो मतलब ये है कि सांप्रदायिक राजनीति का जन्म, तो वो उसी टाइम जो एक राजनीतिक एक पॉलिटिकल का जन्म होता है। जब अगर हम सोचते हैं ना ये धर्म, ये समाज जो है मुस्लिम समाज है ना, ये समाज जो है ना हिंदू समाज का निर्माण हो गया धर्म के आधार पर। हालांकि अगर ऐसा सोचते हैं आप, लेकिन हालांकि कहीं भी देख लीजिए, आप कोई भी गांव देख लीजिए, अक्सर 99% अक्सर कोई भी डिस्ट्रिक्ट देख लो, कोई भी गांव देख लो, कोई भी इलाका देख लो, वहाँ पे हिंदू है तो मुस्लिम भी है, तो सिख ईसाई तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम जो ज़्यादा तादाद हमारे देश में वो हर जगह मिलते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा है कि ये इलाका सिर्फ हिंदू का है, इस इलाका सिर्फ मुस्लिम का है, तो वहां पे राजनीतिक जो है सांप्रदायिक राजनीतिक का जन्म होता है। इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता। अगर ये सोच पैदा कर लिए तो ये सोच को बोलते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिक राजनीतिक का जन्म होता कब, जब आप ऐसा करते हो। लेकिन ये जो सोच आपके अंदर आ रहा ना उसको बोलते हैं सांप्रदायिकता। इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले लोग वाले एक ही समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक महत्वपूर्ण हित एक जैसे होते हैं। तो मतलब इसके अनुसार क्या होता है कि एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं। ऐसे जब होता है तो बोलते हैं ये हिंदू धर्म का है तो इधर हिंदू ही लोग रहेगा, है ना, उसका आस्था वही रहेगा। मुस्लिम है तो मुस्लिम वाला आस्था रहेगा और उनके मौलिक और महत्वपूर्ण हित एक जैसे, है ना। उसका जैसे अगर हिंदू है तो उसका जितने हिंदू समाज है उस सबको एक मौलिक अधिकार मिलेगा, एक अधिकार मिलेगा। तो ये जब सोच अगर पैदा होता है तो इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता, इस सोच को बोलते हैं। ओके, चलिए उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इंग्लिश वाला नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप लोग क्या करेंगे, यानी कि आपसे हमसे सवाल पूछा जा रहा है ना कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ये जो सांप्रदायिक फैल रहा, धर्म में नफरत पैदा हो, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसमें मैंने अपने से यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ अरेंज किया है। आप देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया सांप्रदायिक राजनीतिक सद्भाव के लिए मैं निम्न काम करूंगा या करूंगी। लड़का लिखा है तो लिखेगा करूंगा, लड़की तो करूंगी। हम हिंदू मुसलमान को परस्पर मिलजुल कर रहेंगे, है ना। हम हिंदू मुसलमान जो है आपस में क्या करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। तो पहला तो हो गया। उन्हें एक दूसरे के धर्म का आदर करेंगे तथा धर्म के प्रति कट्टरता को त्यागेंगे। जो हमारे अंदर जो एक दो धर्म के बीच हिंदू मुस्लिम के अंदर जो कट्टरता पैदा हुआ कि एकदम हम मुस्लिम है, हिंदू को देखना नहीं चाहते हैं, ये कट्टरता हुआ। हम हिंदू है, मुस्लिम को देखना नहीं चाहते हैं, दिखेगा तो काट देंगे इधर के। ऐसे अगर ये आपका हमारे मन में पैदा हो रहा तो क्या करें, इसको कट्टरता को त्याग देंगे। एक दूसरे के त्यौहार को मिलजुल कर मनाएंगे। अगर नहीं मनाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नफरत नहीं पैदा होना चाहिए कि तुम होली क्यों मना रहा यार, तुम ईद क्यों मना रहा, मनाने दो, क्या दिक्कत उसके धर्म में है, लेकिन सद्भाव पैदा करेंगे। हाँ भाई होली है, अरे वाह
स्वागत है, होली मनाइए, धूमधाम का मनाइए, ईद है, धूमधाम का मनाइए। ये अगर जब आप हमारे देशवासियों के दिलों में जब आ जाएगा तो फिर तो हमारा देश तो वाह हो जाएगा, फिर सांप्रदायिक का तो नाम ही खत्म हो जाएगा। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नेताओं को किसी धर्म के विरुद्ध भड़काऊ भाषण नहीं देने देंगे। अक्सर होता है ना, जब राजनीतिक वगैरह होता है तो नेता आता है और अगर हिंदू इलाका में नेता आया तो हिंदू के पक्ष में बोलेगा और खिलाफ किसको होगा। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर आपने भाषा सुना होगा, कोई नेता है अगर हिंदू के एरिया में आया तो वो हिंदू के पक्ष में बोलेगा और खिलाफ मुस्लिम को बोलेगा। अगर कोई मुस्लिम नेता है तो मुस्लिम के पक्ष में बोलेगा, खिलाफ हिंदू के बारे में बोलेगा। ये सब काम नहीं होने देंगे, यानी कि आपको सवाल में लिखना है इस आंसर में। आगे बोलता है एक दूसरे के धर्म, भाषण, रहन सहन, आचार विचार, है ना, सामाजिक मान्यता को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। बोलते यार ये तुम ये मानते हो, तुम ये भाषा बोलते हो, तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसे रहते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम्हारा धर्म कैसे सिखाता, उसका धर्म का आस्था है, कभी भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे अपने से, ना तो किसी और से, है ना, कभी नहीं करेंगे। किसी बहकावे में आकर मर मिटने को तैयार नहीं होंगे। बोलते यार आज सर पे कफन बांध लिए हैं, कोई भी अगर आएगा तो काट देंगे, धर के कर देंगे। आपके अंदर, हमारे अंदर ऐसा कोई भावना अगर पैदा हो रहा तो इसको खत्म करेंगे। मर मिटने के लिए तो तैयार होता है ना कि मर मिट जाएंगे, ये कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा काम नहीं करते तो ये सद्भाव पैदा होगा और हमारे देश में फिर तो पता है संप्रदाय का तो नामो निशान मिट जाएगा। ये इंग्लिश वाला नोट कर लेना प्यारे, स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना। आगे देखिए क्या बोलता है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा, देखिए सिंपल ये सवाल पूछा गया। सामाजिक विभाजन का मतलब हुआ समाज का डिस्ट्रीब्यूट करना, बंटवारा कर देना, समाज विभाजन हो जाना। आप देखिए यहाँ पे समझते हैं, प्रत्येक समाज में लोग जन्म, भाषा, जाति आधार के धर्म के आधार पर विभिन्न होना स्वाभाविक है। हर समाज में, अगर आपके गांव में एक समाज है तो वहां पे देखिएगा समाज जो निर्माण होता है या तो जन्म के आधार पे, कोई आदमी जन्म कुम्हार जात में कोई जन्म ले लिया तो कुम्हार का समाज बन गया। कोई अगर निचली जात का कोई जन्म ले लिया तो उसका वही बन जाता है समाज, है ना। कोई भाषा के आधार पे, कोई बंगाल में जन्म ले लिया तो उसका बंगाली भाषा के आधार पर जन्म हो गया, ठीक है ना। कोई बिहार में जन्म ले लिया तो बिहार में जो बिहारी लैंग्वेज उसके अधिकार हो गया। कोई तमिल में जन्म हुआ तो तमिल, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर समाज क्या हो रहा, बट जा रहा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कोई मुस्लिम समाज में हो तो मुस्लिम हो गया, हिंदू समाज तो हिंदू हो गया। तो ये क्या हो रहा, अब क्या हो रहा, विभिन्न होना स्वाभाविक है। हर समाज में ऐसा होना एकदम स्वाभाविक है। अगर एक बड़ा सा कोई गांव है तो देखिए वहां पे उस गांव में अगर दो कास्ट के, दो धर्म के लोग रह रहे हैं तो वहां पे भाषा के आधार पे अलग होगा, जन्म के आधार पे अलग होगा, है ना। देखते होंगे आप, जाति तो खैर बहुत सारा आता है, धर्म तो दो ही देखते हैं अक्सर, जाति तो बहुत सारे। एक धर्म में कई जाति देखने को मिलता है। मुस्लिम धर्म में मिलता है जाति खान, इराकी, है ना, और हिंदू धर्म में भी देखने को मिलता है। इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदाय से संबंध होता है। अब अक्सर देखते हैं ये है, ये कुम्हार है तो कुम्हार की बेटी कुम्हार के ही बेटे के साथ शादी होगा। ऐसे भी होता है हमारे घर में चलते आ रहा है ना। ये इससे मतलब बड़े जाति है तो बड़े जात के साथ रिश्ता लगेगा, कुछ भी ऐसा होगा, है ना, उसी के साथ रहन सहन होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या हो रहा, समाज का बंटवारा हो रहा, तो उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। भारत में जाति के आधार पर स्वर्ण जाति, देखो भारत में बोला स्वर्ण जाति जो एकदम सबसे हाई लेवल का जाति होता है, दलित हो गया, पिछड़ी जातियों के समुदाय सामाजिक विभाजन के उदाहरण है। ये सब उदाहरण हो गए। यानी कि जाति बट रहा, समझो कि समाज का विभाजन होया हुआ है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं, यानी कि हमारे समाज में, एक समाज में जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे अलग अलग होना बहुत एकदम स्वाभाविक है, एकदम नेचुरल है। अब अगर इसी के आधार पे तो क्या होता है, अलग अलग समुदाय संबंध हो जाता है कि हम इस समुदाय में है तो हम इसी के साथ ज्यादा मिलजुल कर रहेंगे, तो ऐसा देखने को मिलता है। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती। जो लोकतंत्र होता है वो अनेक प्रकार का जो सामाजिक विभाजन होता है उसको कैसे कंट्रोल करती है, बताइए। समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के दो आधार हैं। समानता यानी कि सभी को समान मिलना है, और स्वतंत्रता सभी को, जितने भी धर्म के, जितने भी समाज के लोग हैं, हर समाज को स्वतंत्रता मिलेगा, समानता मिलेगा और लोकतंत्र मिलेगा। दो आधार है। समानता का सिद्धांत जाति, धर्म, लिंग, भाषा जैसी किसी भी आधार पर व्यक्ति के विभिन्न को स्वीकार करता है। यानी कि जाति के आधार पर सब समान होगा, धर्म के आधार पर सब समान होगा। यानी कि जैसे सरकार को कोई नीति आया तो चाहे कोई धर्म के हो, कोई जाति के हो, कोई भाषा के हो, सबको समान अधिकार मिलेगा। इसकी जगह कानून के समक्ष समानता, समान अवसर, समान संख्या की स्थापना करता है ना। कानून तो ही बोलते हैं सबको समान मिलना चाहिए। स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता प्रदान है। अगर स्वतंत्रता के अंदर देखा जाए तो जितने सारे व्यक्ति हैं सभी को स्वतंत्रता प्रदान है, जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ संगठन बनाने, पेशा व्यवसाय चुनने का मताधिकार है। अब उस समाज में लोग कोई भी भाषा बोल सकता है, कोई भी काम कर सकता है, सबका अलग अलग क्या है, ये अधिकार है।
नोट डाउन कर लीजिएगा इंग्लिश वाला। चलिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता मतलब लैंगिक मतलब मेल और फीमेल, पुरुष और महिला, औरत और मर्द, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं, ये क्या है? लड़की है, ये लड़का है। अब इन दोनों के आधार पे समाज में जो विभिन्नताएं पाई जाती है कि लड़की ये काम नहीं कर सकती है, लड़का झाड़ू नहीं दे सकता घर में एक घर में अगर लड़का लड़के भाई बहन है तो सुबह उठ के झाड़ू कौन देगा? बहन झाड़ू देगा, यानी कि लड़की झाड़ू देगा, लड़का झाड़ू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। अगर ये बातें पैदा हो रही ना, इसको बोलते हैं लैंगिक विभाजन बोलते हैं, है ना। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, लेकिन समाज में अगर ऐसी बातें हो रही है, समाज के द्वारा अपनाई जाती है, तो इसको बोलेंगे लैंगिक विभाजन। या असमानता सामाजिक आधार पर हो सकता है या आर्थिक भी हो सकता है। इकोनॉमिक, पैसे के मामले में देखा जाए कि लड़की एरोप्लेन कैसे उड़ाएगी भाई? लड़का उड़ाएगा। हार्ड काम गैस कौन ढोएगा? लड़का ढोएगा, गैस लड़की नहीं ढोएगी। अक्सर देखें ना, घर में मोहल्ले में गैस सिलेंडर आ गया तो कौन ढोता है? लड़की ढोते हुए देखें, बहुत कम, रेयर केस में। क्यों? क्योंकि लड़की कमजोर है। अरे भाई, हम समाज लोग ऐसा बांट दे, लेकिन ऐसा नहीं, वो भी ढो सकती है, वो भी कर सकती है, बस हिम्मत चाहिए, है ना। राजनीतिक क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, अन्य क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो ये सब लैंगिक असमानताएं हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में कर दिया है। आगे देखते हैं, रंग भेद क्या? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया। रंग भेद का तात्पर्य चमड़ी वाला कलर। देख रहे हैं, मेरा कलर कैसा दिख रहा है? व्हाइट दिख रहा है या गोरा दिख रहा है या काला ब्लैक? तो ऐसे ही हुआ था, उसके आधार पर लोगों में भेदभाव करना। रंग भेद का मतलब चमड़ी के कलर में जो भेदभाव पैदा होना, वही है रंग भेद। अब इसका उदाहरण बताना कि जैसे दक्षिण अफ्रीका में गौरव मतलब गोरे लोग, कि सरकार ने बहुसंख्यक वाले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। मतलब बोल सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों, यानी कि जो गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग गोरे थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो काले काले लोग रह रहे थे, तो साउथ दक्षिण अफ्रीका में जो लोग काले ही रहे ही है ना, तो उस पे क्या किया? भेदभाव पैदा किया कि लोग, गोरे लोग के साथ काले लोग नहीं जाएंगे, है ना, ये ट्रेनें चलेगी सिर्फ गोरे लोगों के लिए। तो ऐसा अगर हो ना, तो ये रंग भेद का उदाहरण है। इसे रंग भेद नीति के नाम से जानते हैं। तो रंग भेद नीति कहाँ, सवाल पूछता है कि रंग भेद नीति कहाँ अपनाई गई थी? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी बहुत बड़ा योगदान दिए थे इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का, कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कोई भी भाषण बोल सकते हैं, हम सरकार के खिलाफ भाषण बोल सकते हैं, सरकार अगर मेरे खिलाफ मेरे लिए गलत काम करती है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ये मेरी स्वतंत्रता है ना। हम कहीं घूम सकते हैं, कहीं इंडिया में कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, ये सब क्या है? स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में बताता है। और एक आता अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या? समानता का अधिकार, सभी जाति को समान अधिकार मिलेगा, सभी धर्म को समान अधिकार मिलेगा, सभी समुदाय को समान अधिकार मिलेगा, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे जिस आधार पर हो, अधिकार समान मिलेगा। तो 15 बोलेगा समानता अधिकार और 19 बोलेगा तो स्वतंत्रता। ऑब्जेक्टिव में पूछता है खास करके, मैंने यहाँ पे डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित संविधान क्यों आवश्यक है? देखो, जो संघात्मक शासन होता है ना, संघात्मक शासन का मतलब जहाँ पे स्टेट, सेंट्रल के बाद स्टेट भी आता है, जहाँ जिससे सरकार में राज्य सरकार भी आती है, उसको बोलते हैं संघात्मक सरकार। तो वहाँ लिखित संविधान क्यों होना जरूरी है? ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में संघात्मक शासन नहीं। ब्रिटेन में संघात्मक शासन नहीं है। संघात्मक शासन कहाँ है? भारत में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, बहुत सारे देशों में है। तो ब्रिटेन में नहीं है, चाइना में नहीं संघात्मक, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही है सरकार है, वहाँ स्टेट वगैरह कुछ नहीं है ना। जैसे हमारा एरिया होता है ना कि ये बिहार है तो बिहार के अलग सरकार बनेगी, है ना, पंजाब है तो उसके लिए अलग सरकार बनेगी, यूपी है तो उसके लिए अलग सरकार बनेगी। ऐसा अलग देशों में संघात्मक जहाँ नहीं रहता वहाँ नहीं होता है। तो वह अगर जो संघात्मक शासन है तो वहाँ लिखित संविधान क्यों जरूरी भाई? अब बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान आवश्यक है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में प्रांतों और केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया था। बहुत गजब की बात है। अगर संघात्मक शासन है तो इस शासन में क्या होता है? केंद्र है और राज्य की जो शक्तियां मिली हुई, कुछ ऐसा पावर जो केंद्र के पास हो, कुछ ऐसा पावर जो राज्य के पावर हो, और कुछ ऐसा पावर जो दोनों के पास हो। तो ये संघात्मक शासन रहेगा तभी तो लिखा हुआ संविधान है। अगर लिखा हुआ संविधान नहीं रहेगा तो कैसे बोलिएगा उसको? ये देखो मेरे संविधान आर्टिकल इतना में लिखा हुआ है कि हमारे राज्यों को ये अधिकार होना मांगता है, आप बोलिएगा हमारे राज्यों को, तो बोलेगा कैसे बताइए? तो लिखा हुआ रहेगा संविधान तब तो। मुंह बोली तो बोलते हैं लिखतम के आगे वक्तव्य नहीं चलता है। लिखा हुआ है संविधान में कि ये हर स्टेट को अलग अलग मतलब अधिकार होना। स्टेट के जो मुख्यमंत्री है, स्टेट के जो शासक है, वो चाहे तो अपने जनता के लिए, स्टेट वालों के लिए अलग से कुछ कानून भी बना सकता है, कुछ शक्तियां दी गई है। अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो कैसे? फिर तो बोलेगा, केंद्र वाला बोलेगा तुम कहाँ, प्रूफ कहाँ है भाई? प्रूफ दिखाओ, है ना।
क्योंकि शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा ही किया जाता है। यदि संविधान लिखित नहीं होगा तो शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इससे केंद्र और प्रांतों के बीच लड़ाई झगड़ा पैदा होगा। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो केंद्र और राज्य के बीच एकदम ढीम ढूम ढाम ढूम मतलब मारा मारी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत भेदभाव पैदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक मजा आ रहा पढ़ने में, मजा आ रहा, सीखो, ऐसे करके सीखो। बातों को जब ऐसे सीखोगे ना तो ये सवाल तो बहुत ईजी लगेगा। आपको भी ऐसे करके पढ़ना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। और ये सोशल काम है, इसको ना दिमाग को ब्रॉड करो, सोचो बड़ा से बड़ा समाज में क्या हो रहा, कैसे हो रहा, इसको आप उसी तरह जब एक्सप्लेन करोगे ना मजा आ जाएगा। सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाते हैं? सामाजिक विविधता का मतलब वो समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं ना, वो जो विविधता हो जा रही, जो समाज में जो विभिन्नताएं पैदा हो रही, ये राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए घातक है। जैसे एक समाज है, उस समाज में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। अगर ये दोनों मिलकर रहता है तो लोकतंत्र के लिए फायदा है। अगर ये दोनों मिलकर नहीं रहेगा तो हमारा राष्ट्र के लिए नुकसान है। ये इसको डिस्टर्ब करेगा, वो उसको डिस्टर्ब करेगा, है ना। क्यों भाई? ऐसे बताता है। सामाजिक विविधता जैसे वैसे समाज के विकास का लक्षण है, लेकिन जब यह विविधता लोगों में तनाव, संघर्ष, अलगाववाद को जन्म देती है ना। जब भी विविधता पैदा होता है दो समाज के बीच, जब भी विभिन्नताएं पैदा होती है तो चाहे लड़ाई झगड़ा होगा, संघर्ष होगा, अलगाववाद पैदा हो जाए, ये हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, वो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, ऐसे होता है। यह राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है और हमारे देश के लिए भी इस तरह से घातक बनती है। भारत में जाति, देखो भारत में क्या होता है, जाति के आधार पर होता है झगड़ा, धर्म, सांस्कृतिक, भाषा आदि की विभिन्नताएं पाई जाती है, देखा जाता है, इस नॉर्मल सी बात है। लेकिन निहित स्वार्थों तथा सहनशील के अभाव में ये विविधताएं सामाजिक तनाव का कारण बन जाती है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए निहित स्वार्थ। कुछ ऐसे लोग होते हैं स्वार्थी होते हैं। देखोगे आप आए दिन हमारे भारत में सुनते होंगे हिंदू मुसलमान के बीच दो पक्ष में झगड़ा हो गया, तो क्या उस एरिया में सभी लोग उसमें शामिल थे? नहीं, या तो हिंदू में या तो मुस्लिम में। हर धर्म में, हर मजहब में ना एक दो ठो चुने गुने कुछ ऐसा होते, बदमाश होते हैं जो कि आग लगाते, चिंगारी लगा दिया और वो साइड हो गया, बच गया बेचारा सीधा साधा आदमी, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान को, और दोनों टकरा गया, मर मिटने की बात कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है, हर मतलब अपने स्वार्थी के लिए, अक्सर राजनीतिक में ऐसे देखा जाता है ना, राजनीतिक लोग अपना फायदा उठाने के लिए दो धर्मों के बीच लड़ाते हैं ताकि हम वोट ले, इस तरह से। तो ये इससे ऐसे होता है क्या, जब समाज बंटवारा होता है तो हमारे देश के लिए घातक बन सकता है, बिल्कुल बन जाता है भी, हमारे देश में देखने को मिलता है ना। चलिए इसको नोट डाउन करना, आगे बढ़ते हैं। नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नारी, महिलाओं को पावरफुल, वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं? देखिए, नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को उनके प्रभावित करने वाली आर्थिक, महिलाओं को जो आर्थिक प्रभावित कर रहा, जो बोलता है ना ये वो नहीं, महिलाएं पैसा, इतना पैसा नहीं कमा सकती है, महिलाएं जो है एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती है, मतलब आर्थिक जिससे इनकम हो रहा, महिलाएं बैंक का मैनेजर नहीं बन सकती है ना, महिलाएं टॉयलेट नहीं साफ कर सकती है, महिलाएं भी टॉयलेट साफ कर सकती है, ठीक है ना। ये तो कुछ बड़ा से बड़ा काम भी अक्सर होता है समाज में होता है, या तो सामाजिक में होता है कि महिला ये नहीं कर सकती है, या राजनीतिक में हो सकता है महिला प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, महिला मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है। पारिवारिक मामलों को कोई नीति बन गया तो ये पुरुष ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमारे समाज का मुखिया कौन बनेगा? पुरुष बनेगा, महिला नहीं बनेगा। ये निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान की जाए, तो इसमें सबको भागीदारी होना जरूरी है, महिलाओं को भी इसमें डाला जाए, इसमें महिलाओं को भी भागीदारी किया जाए कि वो भी ये काम कर सकती है, समाज का वो संभाल सकती है, प्रधानमंत्री भी बन सकती है, राष्ट्रपति भी बन सकती है और मुख्यमंत्री भी बन सकती है, और बन भी रही ना। ये सभी काम में महिलाओं को भागीदारी होना, वही तो बोलते हैं नारी सशक्तिकरण, पावरफुल। वर्तमान युग में नारी सशक्तिकरण की धारणा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त है, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे समर्थन प्राप्त है। भाई नारियों को भी 50% आरक्षण दिया जाए, है ना जी। भारत सरकार वर्ष 2000 की नारी सशक्तिकरण की नई नीति की घोषणा की, 2000 में नारी सशक्तिकरण की नई नीति की घोषणा कर दी। पंचायत व नगर पालिका में महिलाओं का आरक्षण नारी सशक्तिकरण उदाहरण है। आपको पता है, सवाल पूछता है कि पंचायत में नारियों के लिए 50% आरक्षण दिया गया है, तो पंचायत में नगर पालिका में, यहाँ तक तो फिर राजनीतिक ही तो आता है ना, पंचायत भी तो राजनीतिक में आता है, तो पंचायतों में नगर पालिका में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है भाई साहब ये। और देख रहे हैं आजकल जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसमें 50% आरक्षण मिलता है नारियों के लिए, तो ये तो हमारे लिए बहुत मतलब ये उदाहरण है। इंग्लिश वाले बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, भारत में किस तरह जातिगत असमानता पाई जाती है? बताओ, बता सकते हैं आप? यू कैन एक्सप्लेन, भारत में कैसे कैसे जातिगत असमानताएं पाई जाती है? देखिए, भारतीय संविधान लिंग के आधार पे, जन्म स्थान यहाँ पैदा हुआ बिहार, बिहारी, बंगाल, बंगाली, जाति कुम्हार, कुम्हार, चमार, चमार, ऐसे, धर्म के आधार पे हिंदू, मुसलमान, ऐसे आदि के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
भारत संविधान बोलता कि ये भारतीय संविधान, हमारा संविधान बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरे स्टेट का है, कोई दूसरे लिंग का है, कोई पुरुष है, कोई महिला में भेदभाव पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई जाति दूसरे जात पे भेदभाव पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई दूसरे जन्म स्थान, कोई मुंबई के है, कोई मराठी है, कोई बिहारी है, तो आपस में मिलकर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बराबर है, संविधान की निगाह में सब बराबर है। इसी उद्देश्य से अस्पृश्यता का अंतर कर दिया गया है, मतलब अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंतर कर दिया गया है। परंतु आज भी कई जातिगत असमानताएं देखने को मिली है। संविधान ने तो इसको खत्म कर दिया है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है इसके बारे में, क्योंकि वो तो खुद एकदम महार जात से आते थे, छोटी जात से, तो उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो सभी को बराबर अधिकार दिया है, ठीक है ना। तो ये तो संविधान में सभी को बराबर कर दिया, लेकिन अभी भी वर्तमान में कुछ ऐसी जातिगत समानताएं मिलती है। जैसे अस्पृश्यता का पूरी तरह अंत नहीं हुआ, अभी भी देखते हैं। छुआछूत का अंत हुआ? नहीं भाई, अभी भी नहीं हुआ। आप देखिए ना, अक्सर तो हिंदू धर्म में तो ज्यादा, मुस्लिम धर्म में तो नहीं बराबर, हिंदू धर्म में ज्यादा देखा जाता है कि अगर छोटे जात के लोग हैं, बड़े जात के कोई मंदिर में चला गया, हमारे लाइव एग्जाम्पल है, आप देख सकते यू कैन, है ना, अब होता है ना, तो भाई साहब उसको मंदिर को धोना पड़ता, साफ करना पड़ता है। अक्सर देखिए ना, आपने हाल फिलहाल में अभी सुना होगा ना कि राजनीतिक में हाल फिलहाल, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नाम लूंगा मैंने, कि कोई नेता थे जो मंदिर चले गए थे, उस मंदिर को पूरा धो दिए थे, साफ किए थे। तो ये मतलब हमारे देश में देखने को मिल रहा है ना। जाति के आधार पर जन्म हो गया, ये तो देखने को मिलता है। भाई वो बिहारी है रे, अरे बिहारी है निची जगह से, वो क्या है भाई, वो मराठी है, बंगाली है, तो ऐसे होता है। अभी भी देखा ऊंच नीच का भेदभाव, अरे वो अब बड़ा अमीर है, गरीब है, वो हटा, ऐसे बहुत देखने को मिलता है। जाति को राजनीतिक रूप दे दिया गया है। अब तो अक्सर जाति को राजनीतिक रूप दे दिया, इस जात का है, यही इस जात का यादव वाला नेता बनेगा, है ना, हम यादव को ही वोट देंगे, ऐसा हो गया। टिकट बंटवारा आज भी जाति के आधार पर होता है। भाई से यादव को मिलेगा वोट, है ना, क्या बोलते हैं, सिन्हा है तो सिन्हा को मिलेगा वोट, लाला है उसको मिलेगा वोट। तो ये अक्सर अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन संविधान में ऐसा मना किया गया है, नोट करना। आखिरी सवाल मेरे ख्याल से पढ़ते हैं, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग क्या तरीके हैं, क्या तरीके हो सकता है सत्ता के बंटवारे करने के लिए। देखिए, सामुदायिक सरकार, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों को बंटवारा किया जाए। जो समुदाय सरकार है, जो यानी कि समाज को जो लेकर चल रहा, तो विभिन्न स्तर पर सरकारों के बीच बंटवारा किया जाए। अधिकारों का वितरण विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के साझेदारी किया जाए, यानी कि समूह, जो सामाजिक जो समूह, समाज का जो समूह बना हुआ है, उसके बीच भी बंटवारा किया जाए। अधिकारों का वितरण, अधिकार, किसको कितना अधिकार मिलना है। गठबंधन सरकार या दो अधिक दलों के बीच सत्ता साझेदारी, अगर कोई गठबंधन की सरकार बना रहा तो हर, जैसे मान लीजिए कोई सरकार है, जब मान लीजिए बीजेपी है, सपोज दैट हमारे बिहार में क्या है, बीजेपी सरकार है, और क्या है, नीतीश कुमार का जेडीयू सरकार है, एक और सरकार है, वो तीनों मिला हुआ है। तो तीनों पार्टियों को अलग अलग, तीनों पार्टियों को पावर मिलना जरूरी है, तीनों पार्टियों के जो नेता है, जो प्रतिनिधि, उसको पावर मिलना जरूरी है ना। तो इस प्रकार हम सत्ता के साझेदारी के लिए अलग अलग बंटवारे कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट याद कीजिएगा, और ये हमारा इंग्लिश वाला। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया। 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए इस चैप्टर से, मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन बहुत ही काफी है। मेरे ख्याल से अब आपको कोई क्वेश्चन में डर नहीं लगेगा कि सर, अब देखो, आप कभी भी ना क्वेश्चन को ऐसे मत समझना कि सर सेम टू सेम लिखना है, ऐसे कभी नहीं, सेम टू सेम लिखना ही नहीं आपको है, सेम टू सेम लिखना ही नहीं है। बातों को समझो, जिस तरह से मैं समझाया हूं आपको, इस तरह से आप भी समझाओ, अपने आप को समझाओ, सामने दीवार रखो, मोबाइल रखो, और चलो मोबाइल को रिकॉर्ड कर लो। मैं बता रहा हूँ, एक काम करो, आप ये मोबाइल, आप एक मोबाइल ले लो और मोबाइल ऐसे रख दो, ठीक है ना, मोबाइल रख दो और मोबाइल का कैमरा चालू कर दो, और तुम भी समझाओ, समझो कि मैं यूट्यूब में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। जो बच्चा अगर वीडियो अगर अपलोड करोगे ना, तो उसको समझ में आए चाहे नहीं, आपको तो क्लियर समझ में आएगा, यानी कि आपको याद हो जाएगा। या आपके सामने कोई बच्चा है, कोई दीवार से कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ नहीं आया, मेरे को समझ आ गया। मैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। नीचे वीडियो का लिंक, ये वाला बटन दिया हुआ है, लाइक वाला, लाइक, ये तो क्या होता है, डिसलाइक, लाइक कर देना अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ओके।